मेरी 15 साल की ननद मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई थी, क्योंकि मैं अपने पति के साथ पेरिस जाना चाहती थी और पति कहता था जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। मैंने अपनी ननद से छुटकारा पाने के लिए एक लड़के को घर बुलाकर अपनी ननद पर बद किरदारी का इल्जाम लगा दिया और फिर ननद की शादी उसी लड़के से करवा दी। अब पति ने मुझे अपने पास पेरिस बुला लिया, मगर वहां पर मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई कि मैं मरने वाली हो गई थी। मरने से 2 मिनट पहले ही मेरे पति ने मुझे एक कागज लाकर दिया। मैंने वो कागज का टुकड़ा खोला तो मेरा कलेजा फट गया था, क्योंकि उस कागज में तो मेरा नाम उमैरा है। मैं उस समय 18 साल की थी जब ब्याह कर ससुराल आई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा एक बीमार सास और एक ननद थी जो उस समय 8 साल की थी। सास को टीबी का पुराना मर्ज था जो अब काफी बिगड़ चुका था और इलाज नहीं हो पा रहा था। वो हर समय खांसती रहती और इसी वजह से वो अपने कमरे में ही रहती थी। मेरे पति साहिल शादी से पहले ही पेरिस में जॉब करते थे। जब मेरी सास कुछ ज्यादा ही बीमार हो गई तो अपने बेटे को पेरिस से बुलवाकर उसकी शादी मुझसे करवा दी। शादी के 8 दिन बाद ही मेरे पति को वापस अपनी जॉब के लिए पेरिस जाना पड़ा और मैं पीछे उनकी माँ की सेवा और बहन को पालने के लिए रह गई। मेरी ननद जो कि उस समय 8 साल की थी, उसका नाम कोमल था। वो एक अजीब ही तबीयत वाली बच्ची थी। बहुत ही कम बोलती थी और आम बच्चों की तरह शरारतें भी नहीं करती थी। मेरे लिए उसे संभालना इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं थी जितना परेशान मैं अपनी सास की वजह से थी। एक तो मेरी उम्र भी उस समय कम थी, दूसरा मेरी नई नई शादी हुई थी और फौरन ही इतनी बड़ी जिम्मेदारियां मेरे नाजुक से कंधों पर आ पड़ी थीं। अभी मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि अचानक ही मेरी सास की हालत ज्यादा ही खराब हो गई, यहाँ तक कि वो बिस्तर से लग गईं और अब उनकी पूरी तरह देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी थी। साहिल रोजाना मुझे कॉल तो करते थे, मगर आधे से ज्यादा समय कॉल पर भी वो अपनी माँ और बहन के बारे में ही पूछते रहते थे। साहिल वीडियो कॉल करते तो माँ की हालत से लेकर कमरे की साफ सफाई तक का ध्यान रखते थे। अपनी बहन के स्कूल के बारे में पूछते और उसका दिल बहलाने की कोशिश करते रहते थे। मेरे लिए तो बस उनके पास ये कहने का समय होता था कि माँ का बहुत ख्याल रखना और कोमल का भी बहुत ख्याल रखना। इसके अलावा उनके पास मेरे लिए कहने को कोई बात ही नहीं होती थी। मैंने ये सब बातें अपनी माँ से कहीं तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, अभी नई नई शादी है और तुम्हारा पति अकेला रहता है वहां पर, वो परेशान होता है, इसीलिए अपने पति को कुछ समय और दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल भी करता था कि साहिल मुझसे घंटों बातें करें, अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करें, अपनी बेचैनी बताएं कि वो मेरे बगैर बेचैन रहते हैं और मुझसे पूछें कि मुझे क्या चाहिए, और फिर मैं अपनी फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उनको थमा दूं। मगर ऐसा तो कुछ नहीं होता था। मैं रोजाना कॉल आने से पहले नहा धोकर सज सवर कर उनकी कॉल का इंतजार करती और वो मुझसे बस हाल हवाल पूछ कर ही अपनी माँ के बारे में जानने के लिए बैठ जाते। ये सिलसिला लगातार 2 महीने तक चलता रहा और अब तो मुझे उलझन होने लगी थी कि हर समय साहिल को अपनी माँ और बहन की पड़ी रहती है। 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने लिए सुबह का नाश्ता बना रही थी और मेरी ननद तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल जाने ही वाली थी। मैंने सास को नाश्ता करवा दिया था। मैं किचन में बिजी थी कि तभी मुझे मेरी सास की चीख सुनाई दी। मैं और कोमल भागकर अम्मा के कमरे में गए। कमरे में पहुंचे तो बेड से नीचे अम्मा गिरी पड़ी थीं और दर्द से तड़प रही थीं। उनको ऐसे देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए थे। भला मेरी सास को क्या जरूरत थी बिस्तर से नीचे उतरने की। बड़ी मुश्किल से मैंने अम्मा को उठाकर बेड पर लिटाया। मेरी कमर दर्द कर गई थी उन्हें उठाते उठाते। इसी बीच कोमल की स्कूल बस आ गई थी तो वो स्कूल चली गई और फिर उसके जाते ही मेरे सब्र का पैमाना भर गया और मैंने अपनी सास को खूब बातें सुनाई और कहा कि आप लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। शादी के बाद तो मैं आपकी नौकरानी बनकर रह गई हूँ। पति से बात करती हूँ तो वो कहता है कि जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुलाऊंगा। मैंने अपनी सास को खूब बातें सुनाई। वो क्या बोलती बस खामोशी से मेरी सारी बातें सुनती रहीं और फिर रोने लगीं। मैंने धमकी देते हुए कहा कि अगर अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारा गला दबाकर मार डालूंगी। उसके बाद मैंने सोच लिया कि साहिल से बात करूंगी कि मुझे अकेले इतना बोझ नहीं संभाला जाता, और फिर मैंने ऐसा ही किया।
अपने कमरे में जाने के बाद साहिल को कॉल लगाई और खूब रोने धोने लगी। मैंने साहिल से झूठ बोला कि अम्मा को जमीन से उठाते उठाते मेरी कमर में मोच आ गई है और अब तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। पहली बार ऐसा हुआ था कि साहिल के शब्दों में मेरे लिए चिंता नजर आई थी। वो कहने लगे, तुम परेशान मत हो और अपना चेकअप किसी अच्छे डॉक्टर से करवा लो और आराम करो, और अम्मा के लिए कोई नौकरानी रख लो जो हर समय उनके कमरे में रहे और उनकी देखभाल करती रहे। साहिल की बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया था। मैं मुस्कुराने लगी, मगर साहिल को दुखी आवाज में कहने लगी कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि अम्मा को नौकरानियों के हवाले छोड़ दूं, मगर क्या करूं, मेरी कमर ही नहीं हिल रही, इसीलिए मजबूरन मुझे नौकरानी के हवाले अम्मा को करना ही पड़ेगा। मैंने झूठ मूठ के दो चार आंसू बहा दिए। साहिल ने मुझे तसल्ली दी और प्यार से बात करते रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि आज 2 महीने बाद ही सही, मगर साहिल को मेरी चिंता तो हुई थी और आज वो सिर्फ मुझसे बात कर रहे थे। अब मैं समझ गई थी कि कैसे साहिल का ध्यान अपनी तरफ करना है। कॉल बंद करने के बाद मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और उनसे कहा कि किसी नौकरानी का इंतजाम करवा दें। हमारे मोहल्ले में ऐसी बहुत सी औरतें थीं जो घरों के काम किया करती थीं, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास था कि जल्दी ही मुझे नौकरानी मिल जाएगी जो मेरी सास का ध्यान रखेगी और मुझे अपनी सास से छुट्टी मिलेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरी माँ ने एक 30 साल की औरत जो अच्छी खासी हट्टी कट्टी थी उसे मेरे घर भेज दिया। मेरा घर एक बहुत ही अच्छे इलाके में था, इसलिए वो औरत आते ही मुंह मांगी तनख्वाह मांगने लगी। वो जितनी तनख्वाह मांग रही थी मैं तो उससे ज़्यादा का दिमाग बना चुकी थी। मैंने सोच रखा था चाहे जितनी भी महंगी नौकरानी मिले मैं उसे अपनी सास के लिए रख लूँगी। वैसे भी पैसे की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि साहिल ठीक ठाक कमाई कर रहे थे। इसीलिए मैंने फौरन ही कामवाली को रख लिया और उससे कहा कि अभी के अभी वापस जाकर अपने कपड़े वगैरह ले आओ और यहीं मेरी सास के कमरे में जमीन पर अपना डेरा जमा लो। वो अपना बोरिया बिस्तर उठा लाई और अम्मा की जिम्मेदारी मैंने उस पर डाल दी। वो 24 घंटे अम्मा के पास रहती, अम्मा को नहलाती, खाना खिलाती। मुझे अब बहुत सुकून हो गया था। मैंने साहिल को कह रखा था कि अम्मा के आधे काम मैं खुद करती हूँ और बाकी की देखभाल नौकरानी करती है। अम्मा को साफ सुथरा देखकर साहिल भी मुझसे अब बहुत खुश थे। 7 महीने बाद साहिल वापस लौटे तो मेरी खुशी की हद न थी। मगर अगले ही दिन उनकी कंपनी से फोन आ गया कि कोई इमरजेंसी काम पड़ गया है, इसलिए उन्हें 1 हफ्ते बाद ही वापस जाना होगा। उन्होंने ये 1 हफ्ता अपनी माँ के साथ ही गुजारा था। जितनी देर घर रहते अपनी माँ के घुटने से लगे रहते, कभी उन्हें बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने ले जाते और फिर बाकी समय उनकी सेवा में गुजार देते। मैं तो सिर्फ घर के कामों में घन चक्कर बनकर रह गई थी। दिखावे के लिए ही सही, मगर अम्मा के लिए परहेजी खाना बनाना पड़ता था। सिर्फ एक दिन था जब वो मुझे शॉपिंग पर ले गए थे, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी कि उस दिन भी मेरी ननद हमारे साथ गई थी और साहिल ने मुझसे ज़्यादा शॉपिंग उसे करवाई थी। मैं जले दिल के साथ शॉपिंग मॉल में इधर उधर घूमती रही और फिर घर आकर अपनी माँ को फ़ोन करके अपने दिल की खूब भड़ास निकाली थी। 1 हफ्ते बाद साहिल वापस चले गए और पीछे उनकी बही बीमार माँ और लाडली बहन रह गई, और मैं तो थी ही बस उनकी सेवा करने के लिए। मैं सिवाय सब्र के कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही करते करते 1 साल और गुजर चुका था। अब तो रिश्तेदारों के अलावा मेरे मोहल्ले वाले भी मुझसे खुशखबरी का पूछते रहते थे। मैं उनको क्या बताती कि जब से मेरी शादी हुई है मैं तो सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई हूँ। कहने को तो मैं एक बहुत बड़े घर की बहू थी, लेकिन सुकून एक पल के लिए नहीं था। ऐसे ही रोते पीटते 1 साल और गुजर गया और मेरी शादी को 2 साल का समय हो गया। इन 2 सालों में मेरे लिए एक अच्छा काम ये हुआ था कि मेरी सास भगवान को प्यारी हो गई और मैंने सुख का सांस लिया। साहिल पूरे 1.5 साल बाद अपनी माँ के मरने पर वापस आए थे और उनका सदमे से बुरा हाल था, और ऐसा ही कुछ हाल मेरी ननद कोमल का भी था। मुझे उन दोनों को देखकर अफसोस भी होता, मगर मैं दिल ही दिल में शुक्र भी अदा कर रही थी कि मेरी बीमार सास से मेरी जान छूट गई है। साहिल 2 हफ्ते घर रहे और फिर वापस जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि अब मेरी बहन को अपने पास अपने कमरे में ही सुलाना, उसे अकेले कमरे में मत रखना। मेरी ननद कोमल अब 10 साल की हो चुकी थी। मैंने इस बात पर हाँ में सर तो हिला दिया था, मगर अंदर ही अंदर मैं गुस्से से भरी हुई थी।
2 हफ्ते तक पति घर पर रहा मगर हम अकेले समय नहीं गुजार सके थे। पर मुझे एक तरफ ये सुकून भी हो गया था कि अब मैं साहस की जिम्मेदारी से आज़ाद हूँ। मैंने उस कामवाली को भी काम से निकाल दिया था और नई 2 नौकरानियां और रख ली थीं, जो सुबह से शाम तक बारी बारी आती थीं। सारे घर की सफाई और किचन का सारा काम वही करती थीं। अब तो मेरे ऐश थे। कोमल के खाने पीने की जिम्मेदारी भी नौकरानी पर ही थी। वो सुबह नाश्ता करके स्कूल चली जाती और वापसी पर नौकरानी ही उसे खाना वगैरह देती थी। उसके बाद वो अपने कमरे में ही रहती थी। मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी, बल्कि वो अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। मैंने साहिल से कहा कि मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन साहिल कहते कि मेरी बहन अभी छोटी है। जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती और उसकी शादी नहीं हो जाती, मैं तुम्हें अपने पास नहीं बुला सकता। मेरी शादी को अब 4 साल हो गए और कोमल की उम्र 12 साल की हो चुकी थी। वो बहुत ही सादा सिंपल सी बच्ची थी। वो बहुत ही सादा और सिंपल सी बच्ची थी। लगता ही नहीं था कि वो बचपन से लड़कपन के दौर में दाखिल हो रही है। मगर इसके बावजूद मुझे कुछ दिन में ही एहसास होने लग गया था कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा मेरी ननद मेरे पैरों की जंजीर बनती जाएगी। मेरी अपनी औलाद तो अब तक नहीं हुई थी, लेकिन कोमल की जिम्मेदारी उसके भाई ने मुझ पर डाल रखी थी। एक दिन मैं साहिल से फोन पर बात कर रही थी कि तभी जाने क्या हुआ कि कोमल का पैर फिसल गया और वो गिर गई। उसके चीखने की आवाज सुनकर मैं दौड़ती हुई गई और सहारा देकर उसे उठाया। साहिल ने उसी वक्त वीडियो कॉल की और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि फौरन डॉक्टर के पास लेकर जाओ कोमल को। मुझे मजबूरन कॉल बंद करके कोमल को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। एसी से बाहर निकलकर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। शादी के बाद से मुझे एसी में रहने की आदत हो गई थी और घर में कार मौजूद होते हुए भी कहीं आने जाने के लिए टैक्सी या रिक्शा मंगवाना पड़ता था, क्योंकि मुझे कार चलानी ही नहीं आती थी और साहिल किसी ड्राइवर को रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। खैर, मैं कोमल को तपती दोपहर में चेकअप करवाकर घर ले आई। डॉक्टर ने उसे पूरी तरह बेड रेस्ट का कहा था, क्योंकि उसके पाँव में मोच आ गई थी। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे सुख और आज़ादी का सांस कभी नसीब नहीं हो सकता। पहले सास ने नाक में दम कर रखा था और अब ननद रानी की सेवा करनी पड़ रही थी। साहिल रोजाना वीडियो कॉल पर बहन से बात करते और मुझे नए नए ऑर्डर जारी कर देते कि कोमल को ये पका कर दो, कोमल के लिए ऐसे कपड़े ला कर दो। अब ये सब करते करते मैं थक चुकी थी। ऐसे ही 2 साल और सरक गए। अब साहिल हर साल बाद आया करते थे। इस बार जब आए तो पूरे 1 महीने के लिए आए थे। मुझे खुशी थी कि ये 1 महीना मैं अपने पति के साथ गुजारूंगी, खूब शॉपिंग करूंगी और साहिल के साथ घूमूंगी फिरूंगी। मेरे बहुत सारे सपने थे, लेकिन साहिल मुझे इतना समय नहीं देते थे। ज़्यादा समय वो अपनी बहन के साथ गुजारते। साहिल को अब उसकी ज़्यादा चिंता सताने लगी थी। वो नहीं चाहते थे कि कोमल को किसी तरह की हीन भावना का शिकार हो, वो अकेलेपन की शिकार हो। मुझे भी समझाते कि कोमल ने इस उम्र में अपनी माँ को खोया है, जिस उम्र में लड़कियों को अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए तुम कोमल को माँ की तरह प्यार दो, उसे माँ की कमी महसूस मत होने दो। कोमल के कुछ साल ही बहुत नाजुक हैं। धीरे धीरे वो खुद ही जिंदगी जीने का ढंग सीख जाएगी। एक दिन साहिल ने उसे कहा कि चलो तुम्हें मोबाइल फ़ोन खरीद कर देता हूँ। तो कोमल ने मना कर दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं भाभी के फ़ोन से बात कर लिया करूँगी। साहिल ये सुनकर खामोश हो गए और फिर एक दिन उसके लिए नया लैपटॉप उठा लाए। वो ऐसे ही कोमल के नाज नखरे उठाते रहते थे। 1 महीना पूरा हुआ और साहिल वापस लौट गए, मगर मेरे दिल में कोमल को लेकर जलन की ऐसी आग लगी थी जिसने सब कुछ जलाकर रख दिया था। शादी को 8 साल हो गए और ये 8 साल मैंने साहिल की याद में तड़प तड़प कर गुजारे थे। शादी के नए नए दिनों का क्या एहसास होता है ये मैंने जाना ही नहीं था। शादी के फौरन बाद साहिल चले गए थे और फिर बीच बीच में जब भी आते उन्हें अपनी माँ बहन से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी के ये कीमती 8 साल बीत जाने का बहुत दुख था। मैंने अपनी शादी के ये नए नए दिन अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कोमल 16 साल की हो चुकी थी और उसने खूब रंग रूप निकाला था। एक दिन मेरी पुरानी सहेली मुझसे मिलने आई तो मेरे ठाट बाट देखकर चौंक गई। पर जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने भी अफसोस किया और कहने लगी, तुम अपने पति के पास ही चली जाओ, पेरिस तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। मगर मैंने उससे कहा कि कोमल नाम का ये कांटा मेरे रास्ते से निकलेगा तो ही मैं पति के पास जाऊंगी। मेरी सहेली ने मुझे बहुत से तरीके बताए जिन्हें करके मैं अपनी ननद से पीछा छुड़ा सकती थी।
अपनी सहेली के जाने के बाद मैं उसकी बातों को सोचने लगी। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में यही आया कि मुझे अपनी ननद की किसी भी तरह शादी कर देनी चाहिए। मगर अभी तो वो सिर्फ 16 साल की थी। साहिल तो उसकी शादी के लिए हरगिज भी नहीं मानते। फिर मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल आया और मैंने उस पर अमल करने के बारे में सोच लिया। हुआ कुछ यूं कि मेरे दोस्त के जरिए से मैंने आधी रात को अपने घर एक लड़के को बुला लिया और उसे खूब सारा पैसा दिया और उसे अपनी ननद के कमरे में भेज दिया। कमरे में जाकर वो बैठ गया। मेरी ननद तो सो रही थी। कुछ देर बाद ही मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरी ननद बौखलाकर नींद से जागी थी। मैंने कोमल से कहा, ये किस लड़के को तुमने अपने कमरे में सुलाया हुआ था? वो हैरान होकर मेरी बातें सुन रही थी। मैंने उसी समय साहिल को वीडियो कॉल की और सब कुछ दिखा दिया। साहिल ये सब कुछ देखकर चुप हो गए। मुझसे कहा कि अब तुम चाहो जो चाहे फैसला कर लेना। ये कहकर उन्होंने दुखी मन से फोन काट दिया। अगले दिन मैंने कोमल का हाथ पकड़ा और उस लड़के को बुलाया और मस्जिद में ले जाकर दोनों की शादी करवा दी। और मैंने साहिल से यही कहा कि कोमल खुद उस लड़के से शादी करना चाहती थी। इससे पहले ही उस लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। इससे पहले कि वो हमारी इज्जत खराब करके घर से भाग जाती, मैंने उन दोनों की शादी करवा दी है। साहिल ने क्या कहना था, वो तो बहन की हरकत पर बहुत ही दुखी थे। मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद मैंने साहिल से कहा कि अब मैं अकेली यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने पास बुला लो। साहिल ने 1 महीने में ही मेरा पेरिस जाने का इंतजाम कर दिया और मैं अपने पति के पास चली आई। खुशी के मारे मेरा दिल झूम रहा था। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि वो लड़का कोमल को लेकर कहाँ गया। पेरिस पहुंचने के बाद साहिल ने दबे शब्दों में अपनी बहन के बारे में पूछा तो मैंने खूब रोना धोना मचा दिया। मैंने साहिल से कहा कि अपनी उस चरित्रहीन बहन का नाम भी मत लेना। साहिल वैसे ही शर्मिंदा से थे, वो मेरे सामने कुछ न बोले। मैं भी अब सुकून से हो गई, मगर कहते हैं ना कि किसी के साथ बुरा करोगे तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। मैंने किसी के साथ बुरा किया था। मैंने अपनी ननद के साथ बुरा किया था। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने उसके साथ जो किया उसकी इस कदर भयानक सजा मुझे मिलेगी। मुझे पेरिस आए 6 महीने हो चुके थे और ये 6 महीने मैंने साहिल के साथ बहुत ही खुशी खुशी बिताए थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह वो रात याद है जब साहिल काम ज़्यादा होने की वजह से रात को घर लेट आए थे। मैं फ्लैट में उस समय अकेली थी। रात का ना जाने कौन सा समय था जब अचानक से ही तेज हवाएं चलने लगी थीं और फ्लैट की खिड़कियां बजने लगी थीं। हमारा फ्लैट बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था। उस रात जाने क्या हुआ कि डर के मारे मेरा बुरा हाल था, मगर फिर अचानक सब कुछ थम सा गया था और मैं भी सुकून से सो गई। मगर सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे हल्का हल्का बुखार भी महसूस हो रहा था। मगर एक चीज़ सबसे ज़्यादा अजीब थी, वो ये कि मेरे कमरे में बदबू आ रही थी। मैंने उठकर सारा कमरा चेक किया, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिससे कि बदबू आए। मैं दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गई। फिर मुझे एहसास हुआ कि बदबू मेरे पास से ही आ रही है। पहले तो ये मुझे अपना वहम लगा, मगर कुछ देर और गुजरी तो मुझे एहसास हुआ ये बदबू तो मेरे शरीर से ही आ रही थी। मैं जल्दी से उठी और नहा धोकर दूसरे कपड़े पहन लिए और फिर बदबू आना बंद हो गई। मैंने भी सुख का सांस लिया। सुबह सवेरे ही साहिल वापस आ गए और बताने लगे, सारा काम खत्म होने के बाद मेरी कंपनी ने मुझे 2 महीने की छुट्टी दी है। साहिल ने कहा कि मैं कुछ दिन अपने घर अपनी माँ के कमरे में गुजारना चाहता हूँ। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। साहिल के कहने पर मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया। साहिल ने कहा, हम 2-3 दिन बाद ही हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। बीच बीच में मेरी तबीयत खराब होने लग जाती, कभी बुखार आ जाता, कभी शरीर में दर्द होने लगता और फिर से वही अजीब सी बदबू आने लगती। तब मैं फौरन नहाकर कपड़े बदल लेती और ढेर सारा परफ्यूम खुद पर छिड़क लेती। मगर एक बात थी कि जो कपड़े मैं उतार देती उनमें से बदबू आना बंद हो जाती थी। तीसरे दिन हम हिंदुस्तान चले आए। यहाँ आने के बाद साहिल ने एक दिन मुझसे पूछा कि जिस आदमी से कोमल की शादी करवाई थी वो कौन था और कहाँ का रहने वाला था। मैंने साहिल से कहा, मुझे क्या पता वो कौन था या कहाँ रहता था, वो तो बस उसी रात यहाँ आया था और दूसरे दिन ही मैंने कोमल की उसके साथ शादी कर दी थी। साहिल मेरी बात सुनकर एकदम खामोश हो गए, मगर उनके चेहरे पर परेशानी और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वो दिन के समय अपनी माँ के कमरे में ज़्यादातर रहने लगे थे और मैं सारा दिन अपने कमरे में पड़ी बोर होती रहती। यहाँ आए 2 हफ्ते गुजर चुके थे कि एक दिन अचानक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया और वही बदबू बहुत तेजी से मेरे पास से आने लगी। मेरे शरीर पर भी जगह जगह पीले दाने से होने लगे थे।
उस समय मैं घर में अकेली थी। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले, मगर कपड़े बदलने के थोड़ी देर बाद ही बदबू दोबारा आनी शुरू हो गई। मैं बहुत परेशान थी और बुखार भी बहुत तेज था। जब शाम को साहिल घर लौटे तो उनको अपनी तबीयत और बदबू का बताया, मगर उन्होंने कहा कि बुखार की दवा ले लो। ये कहकर वो सो गए। दूसरे दिन मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई। उसने मेरे कुछ टेस्ट कराए और मुझे ढेर सारी दवाइयाँ थमा दी। मैंने वो दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, मगर मेरी हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही थी। बदबू थी कि बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि साहिल ने दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दिया था। उन्हें मेरे पास लेटे हुए बहुत बदबू आती थी और उन्हें मेरे पास रुका भी नहीं जाता था। देखते ही देखते मैं बहुत बीमार हो गई। यहाँ तक कि मेरी इस बीमारी को डॉक्टर ने लाइलाज मर्ज बता दिया। साहिल को मेरी कोई चिंता ही नहीं थी। मुझे लगता था कि कुछ दिनों बाद ही मैं मर जाऊंगी। मेरी जिंदगी अब बहुत कम बची है। मैं अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। अब मेरे शरीर पर पीले पीले दाने पड़ते और उनमें मवाद पड़ने लगता और फिर उनमें से बदबू उठने लगती। ऐसे ही एक दिन साहिल की अलमारी में कपड़े रख रही थी कि मुझे उसमें से एक खत मिला, जिसको देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। वो खत मेरी ननद ने अपने भाई को भेजा था। उसमें लिखा था कि भाई, आपकी बहन बदकिरदार नहीं है। मैं नहीं जानती वो आदमी कौन था जो मेरे कमरे में आया था। प्लीज, इस समय मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आकर बचा लें। साहिल ने उस खत के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की थी। शायद वो अपनी बहन की वजह से ही हिंदुस्तान आया था। वो खत पढ़कर तो मेरी हालत और भी खराब हो गई थी। मैं जमीन पर गिर गई। मेरी टांगों से जैसे जान ही निकल गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मेरी माँ मुझे एक मौलवी के पास लेकर गई। मौलवी साहब ने मुझ पर दम किया और जो कहा वो सुनकर तो जैसे मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा था। वो कहने लगे, तुम पर किसी बहुत ही बुरी शय का असर है और किसी गुनाह की सजा है जो तुम्हें मिल रही है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करो। मौलवी साहब की बातें सुनते ही मेरी आंखों में मेरी ननद का चेहरा घूमने लगा। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत बुरा किया था। मैं अपने फ़ायदे में अंधी हो गई थी। अब दिन रात मुझे कोमल की याद आती। धीरे धीरे मेरे जिस्म की स्किन सड़ना शुरू हो गई थी। अब मुझे एहसास हुआ कि साहिल मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। दरअसल वो भी बहन की याद में ऐसे हो गए थे। एक दिन अम्मा मुझे एक मजार पर ले गईं। वहां जाकर मैंने दुआ मांगी और अपने रब से माफ़ी मांगती रही। काफ़ी देर तक रोती रही और वहीं बैठी रही। अचानक मेरी नज़र मजार के अहाते में बैठी औरतों पर पड़ी। मुझे उनमें कोमल भी नजर आई। मैं भागकर उसके पास गई और उसके पैरों में गिर गई। उससे माफ़ी मांगी। कोमल भी मुझे देखकर एकदम से खिल उठी थी, जैसे वो मेरे ही इंतजार में थी। उस नेक सीरत लड़की ने कहा कि भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे लिए बस यही बहुत है। आप पिछली सब बातें भूल जाएं, मैं आपको माफ़ करती हूँ। बस आप मुझे अपने साथ घर ले चलें। मैं फौरन उसे सीने से लगाया और अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले आई। रास्ते में उसने बताया कि मेरा नशेड़ी पति मुझे अपनी माँ के पास अपने घर ले गया था, जहाँ उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए और 1 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई है। वो शराब के नशे में रोड पर जा रहा था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं इसी मजार को अपना ठिकाना बना लिया है। उसकी बातें सुनकर मैं रोने लगी और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। उसने मेरे हाथ थाम लिए और मुझे तसल्ली दी। घर आने के बाद कोमल ने नहा धोकर कपड़े पहने। मैंने उसे खाना खिलाया। थोड़ी देर में साहिल आए। अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपनी बहन को सीने से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगने लगे, क्योंकि उनको भी यकीन था कि उनकी बहन बदकिरदार नहीं हो सकती। मगर उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं कहा। शायद वो समझ गए थे कि मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। कोमल के आने के बाद घर में रौनक हो गई और साहिल का रवैया भी मेरे साथ अच्छा हो गया, मगर मेरी हालत वैसी ही थी। कोमल के कहने पर साहिल मुझे और कोमल को पेरिस ले आए और यहाँ मेरा इलाज करवाने लगे। मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज और कुरान पढ़ती हूँ। डॉक्टर ने बताया कि मुझे स्किन की कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे शरीर पर ये पीले दाने पड़ने लगते हैं और उनमें से बदबू आने लगती है। इसका इलाज बहुत कम मुल्कों में होता है। और फिर साहिल ने मेरा पूरा इलाज करवाया। खुदा का ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद खुदा ने मुझे औलाद जैसी नेमत भी दी। इस बात को पूरे 7 साल गुजर गए हैं। हमने कोमल की शादी एक अच्छे घराने में कर दी और अब मेरा दिल भी बहुत ही सुकून से था। मैंने ये जान लिया था कि रिश्ते और इंसान कितने अहम होते हैं और कैसे हम उन रिश्तों की पाकीज़गी को सलामत रख सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।